हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। इसमें से 5 चैप्टर 6 चैप्टर तो ऑलरेडी हट ही गए थे, वो सब हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। उसके बावजूद ये इसमें से सिलेबस में हमारे हटा दिए गए। हमारे सिलेबस का फर्स्ट बुक का आज आखिरी चैप्टर है। इसके बाद सेकंड बुक हम शुरू करेंगे और इसमें है संविधान का राजनीतिक दर्शन। हमने ये पढ़ लिया संविधान क्या है, वास्तव में संविधान की परिभाषा क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी। भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन भी हमने बहुत अच्छे से किया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि संविधान का राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरीके से हम लोग संविधान के अंदर राजनीतिक दर्शनों को देख सकते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो राजनीतिक दर्शन को इंगित करती हैं। वास्तव में राजनीतिक दर्शन क्या चीज है, यानी कि हम जो सत्ता की बात करते हैं, हम जो शासन की बात करते हैं, हमने संविधान जिस लिए बनाया है, जिस कार्य के लिए बनाया है, उसमें क्या क्या समाहित है। केवल सिद्धांतों का कोरा कागज तो नहीं है, केवल भावनाओं से बना हुआ तो नहीं है, केवल परंपराओं पे आधारित तो नहीं है, केवल मूल्य आदर्शवाद तो नहीं है। देखिए आप, कोरा आदर्शवाद भी सही चीज नहीं है। जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, एक देश का सैनिक दूसरे देश में यदि पकड़ा जाता है और वो यदि सही बोलता है तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। लेकिन उसी बात को अगर हम विद्यालय में, एक व्यक्ति ने चोरी की, स्टूडेंट ने चोरी की, चोरी करना गलत बात है, यदि वो झूठ बोलता है तो उसमें और इजाफा कर रहा है गुनाह में। तो कहीं ना कहीं वाक्य आदर्शवाद सही चीज कहाँ है, ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाते हैं। यहां सिर्फ इसका इतना सा अर्थ है कि कोई भी कानून, कोई भी संविधान केवल आदर्शवाद पर स्थापित नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े पैरामीटर्स बना दिए गए, इतने उच्च आदर्श स्थापित कर दिए गए, केवल आदर्शवाद पर संविधान नहीं चलता। दूसरा, केवल कानून मात्र भी संविधान का उदाहरण नहीं होना चाहिए। कठोर नियमावली बना दी जाए, ऐसे सैद्धांतिक पक्ष उसमें रख दिया जाए, ऐसी शर्तें रख दी जाए जो आम आदमी के लिए बेहद कठोर हो जाए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं दक्षिणी कोरिया का, उत्तरी कोरिया का। दक्षिणी कोरिया तो बहुत संपन्नता में है। उत्तरी कोरिया के जो लीडर है वो है किम जोंग। किम जोंग की वहां की परिस्थितियां यदि हम देखें तो सामान्य आदमी वहां रह नहीं सकता। जैसे कोई भी वहां इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति से मिलने की परमिशन नहीं है। बाहरी व्यक्ति यदि वहां घूमने जाएगा तो उसके पास कैमरा नहीं होगा, वो देख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर आप अगर जाएंगे तो उनके रूल रेगुलेशन आपको पहले एग्रीमेंट में साइन करना पड़ता है। किसी भी देश में अगर आप जा रहे हैं तो नियम कानून वहां के चलने वाले हैं। किसी भी देश को आम जनता से मिलने नहीं दिया जाता। एक और सरकारी रेडियो रहता है, वो हमेशा आपको ऑन रखना है। वहां पर आप हेयर स्टाइल अपनी मनपसंद का नहीं करवा सकते। जिस दिन किम जोंग को प्रॉब्लम है उस दिन राष्ट्रीय शोक होगा। जो किम जोंग को पसंद नहीं है वो देश में नहीं हो सकता। कुल मिला के किम जोंग एक फैमिली मेंबर है और पूरा देश उसका परिवार है। यदि वो दुखी है तो पूरा देश दुखी है, यदि वो खुश है तो पूरा देश सुखी है। एक प्रकार से सिंगल हैंड पॉलिसी वहां पर है, तो सही चीज नहीं है। किसी भी देश में व्यवस्थाएं कठोर कानून के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। कठोर कानून देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यवहार में जब उन्हें लाया जाएगा तो उनकी कमियां सामने आती हैं। डेडलाइन सिस्टम डेवलपमेंट में कभी नहीं हो सकती। कठोर या यूं कहें आदर्शवाद का अंतिम बिंदु यदि हम रखें कि हर बात सत्य ही हो तो समाज में चलने लायक नहीं हो सकती। फिर इसमें अगर लचीलेपन की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो बहुत सारी परंपराएं गलत भी होती हैं। इसका उदाहरण हमने बहुत बार देखा है। जैसे सती प्रथा की उदाहरण हमने देखी है, बाल विवाह की देखी है, कन्या वध देखी है, मानव बलि का नाम हमने सुना है। अभी तो ये नहीं होता, लेकिन बहुत पहले के इतिहास में देखें तो मानव बलि का इतिहास हमने पढ़ा है। तो वास्तव में परंपरा 100% सही होंगी इसका कोई गारंटी नहीं मिलती। लेकिन परंपराएं बहुत सारी अच्छी भी होती हैं। बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना, आदर्शवाद होना, स्वच्छ रहना, ईश्वर में प्रेम रखना, प्रकृति प्रेम रखना, परिवार का भलन पोषण करना, समाज की सेवा करना, देश हित, राष्ट्र भक्ति,
ये परंपराएं हमारी अच्छी हैं। तो हर चीज के दोनों फैक्टर यहाँ पर साथ चलेंगे। इसमें तीसरी बात अगर हम देखें तो किसी भी कानून में यदि बदलाव नहीं हो, एक स्टेबल हो जाए, फिक्स हो जाए, एक ढांचा बनकर तैयार हो जाए, उसमें हम चेंज ही नहीं कर पाए तो ऐसा कानून भी नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में हम लोग उसमें व्याप्त जो समाहित है, जो जुड़े हुए तत्व हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि समय का मुख्य गुण है परिवर्तन, और परिवर्तन समय का सबसे बड़ा गुण है। समय के साथ परिवर्तन आता ही आता है। जैसे जैसे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं उसमें कानूनों में, संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे परिवर्तन यदि आपका लचीला संविधान है, लचीली व्यवस्था है, तो संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आज हम पढ़ रहे हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। दर्शन का मतलब एक प्रकार से यूं कहें आदर्श, यानी कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान में क्या जोड़ा गया, यानी कि जो संविधान बना उसमें आदर्श क्या थे, किन चीजों की बात उसमें की गई। इसमें पहला है मान्यता, परंपरा, विश्वास और सभ्यता। एक एक चीज हम देखते हैं। जब भारत का संविधान बना तो उस समय हम लोग किस बात पर फोकस करते थे? आपको पता होगा कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति बहुत जबरदस्त तरीके से देश को आजादी दिलाने के लिए काम कर रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि देश को बहुत जल्द आजादी मिल जाएगी। उस समय हमने ये कहा था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था रखेंगे, गरीबों का राज होगा, आम जनता का राज होगा। वे आदर्श मूल्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आगे भी जारी रहे। कांग्रेस 1885 की स्थापना देख लें, 1919 का अधिनियम देख लें, 1909 का अधिनियम देख लें, 1935 का अधिनियम देख लें, कांग्रेस की हर साल की बैठकें देख लें, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श बदले नहीं। तो हमारी जो मान्यताएं थी उनको हमने संविधान में शामिल किया। फिर परंपरा की बात करें तो परंपरा की बात हमने जस्ट पहले ही की। जो हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चर चल रहा था, संस्कृति चल रही थी, सभ्यता चल रहे थे, जिन चीजों में हम भरोसा करते थे, जैसे भारतीय आदर्शवाद में भरोसा करते हैं, भारतीय एकात्मक में भरोसा करते हैं, विविधता में एकता की बात की है, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण था AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अभी जो वर्षगांठ था उसमें भी हमने मोदी जी को सुना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हमने की। वे सारे आदर्श हमारे संविधान में समाहित किए गए। ये सब राजनीतिक दर्शन के ही उदाहरण हैं। तो हमने पहले बिंदु में देखा कि जो हमारी मान्यताएं थी, परंपराएं थी, विश्वास था, सभ्यता जिसको हमने अपनाया था, भारतीय सभ्यता जिसे हम कहते हैं, वे सारे आदर्श हमारे संविधान में देखने को हमें मिलते हैं, और इनके आधार पर हमने भारत का संविधान निर्माण किया। अब यहाँ पर हम दो सवाल खड़े कर सकते हैं। पहला सवाल तो ये, क्या भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया? तो ये तो एक विवाद का विषय है। बनाया भारत के लोगों ने था, लेकिन कहा जाए कि लोकतांत्रिक ढंग से वर्तमान में जैसे सरकार आई उस तरीके से नहीं था, तो वो तो इम्पॉसिबल था उस समय। लेकिन भारतीयों ने हर मुद्दे पर चर्चा की, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हर फैक्टर को देखा, बहस हुई, वोटिंग हुई, और खुलकर हमने उस चीज को अच्छे से देखा। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि भारत का संविधान भारतीयों ने नहीं बनाया। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज भी हमने अंग्रेजों के नियमों को अपना रखा है, तो उन चीजों को बदला है हमने जो हमें परेशान कर रही है। सिस्टम में केवल उन्हीं चीजों को हटाया जाता है जो समाज के विपरीत धारा में बहती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। यदि आप नदी के विपरीत बहेंगे तो तैरने की कोशिश करेंगे तो डूबना आपका निश्चित है। धारा के विपरीत कभी नाव नहीं चलाई जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जो नियम हमें सही नहीं लगे, आज तक जो हमें परेशान कर रहे थे, उनको हमने बदलने का काम कर लिया है। और भी बहुत सारे संविधान संशोधन से हो जाना है। तो जो हमारी मान्यताएं थी, परंपराएं थे, विश्वास थे, सभ्यता, संस्कृति थी, उन आदर्शों को हमने किस में जोड़ा है? संविधान में जोड़ा है। दूसरा, नैतिकता, मानवीय मूल्य। नैतिकता का मतलब मोरलता। हमारे जो आदर्श उच्च नैतिकता थी, आप जानते हैं गांधी जी ने अहिंसा और सत्य की बात कही। गांधी जी ने मानव मूल्यों की बात कही कि एक मानव को परमार्थ का काम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव का काम करना चाहिए। वो समाज का अंग है, समाज उससे जुड़ा हुआ है, समाज के बिना वो जीवित नहीं रह सकता।
कोई भी व्यक्ति समाज के बिना जीवित रह ही नहीं सकता। समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो समाज में नहीं रहता है तो वो एज ए पशु की तरह ही है, क्योंकि समाज में व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है और व्यक्तियों से मिलकर ही समाज रहता है। तो नैतिकता का मतलब हम यहाँ से स्पष्ट जानते हैं कि हमारे अंदर जो आदर्श हैं, नैतिकता को हम ऐसे देख सकते हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में दिक्कत आ रही है, हमारी नैतिकता है हम उसको सड़क पार करने में मदद करें। किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, कोई गिर गया, वृद्ध व्यक्ति है, बस में चल रहे हैं, सीट की प्रॉब्लम है तो हम उसे सीट दें, ये नैतिकता कहलाती है। अब आदर्श नैतिकता के बारे में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि वो फिलॉसफी का टॉपिक है। हमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो मानव के अंदर मूल्य होते हैं वे नैतिकता कहलाती है। यानी कि हम हमारे कर्तव्य को समाज के अनुसार यदि कर रहे हैं तो वो नैतिकता कहलाती है। अब समाज अलग अलग, राजा राम जी, भगवान रामचंद्र जी की बात करें, उस समय नैतिकता के मूल्य अलग थे। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, आज के समय मूल्य अलग हैं। आने वाले महानगरों को देखें, बंबई, अगर दिल्ली को देखें, अगर वैसी व्यवस्था जयपुर में हो जाती है तो हमारी नैतिकता और भी कम हो जाएगी। हम पड़ोसी को नहीं जान पाएंगे, जैसे मुंबई में फ्लैट्स में पड़ोसी को ही नहीं जान पाते। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नैतिकता में कमी लाती है। मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों की यदि हम बात करें तो मानवीय मूल्यों में वास्तव में आदर्शवाद ही एक चीज है। मानव के प्रति प्रेम, समाज के प्रति समर्पण की भावना, प्रकृति के प्रेम की बात करना, सुरक्षा करना, संस्कृति को बचाना, देश की हित की बात करना, ये सारी चीजें इसी में शामिल है। इसमें आगे देखें तो संविधान के कानूनी व राजनीतिक दर्शन की बात भी हम करते हैं। अब कानूनी और संवैधानिक राजनीतिक दर्शन क्या है कि संविधान केवल नैतिकता पर आधारित नहीं बनाया जा सकता, मानव मूल्यों पर आधारित नहीं बनाया जा सकता। मान्यता, परंपराएं, विश्वास, सभ्यता, नैतिकता कितने ही आइडियल क्यों ना हो, लेकिन इसमें कानून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदर्शवाद से समाज नहीं चलता। केवल आदर्शवाद से समाज नहीं चल सकता। उसमें पनिशमेंट की जगह होनी चाहिए, कठोर नियम भी होने चाहिए। और सबसे बड़ा काम कि जब कानून बने तो उससे राजनीतिक यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजनीति का भाग उसमें होना चाहिए। सिस्टम से होना चाहिए। समाज में कितने स्तर होंगे, कौन से व्यक्ति का क्या कार्य होगा, राजा के क्या आदेश होंगे, राजा किस प्रकार से समाज को निर्देशित करेगा, राजा की बात नहीं मानने वाले, सरकार की बात नहीं मानने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, समाज के विरुद्ध जाने वाले व्यक्तियों के लिए कैसे पेश आया जाएगा, ये सारी चीजें राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है। कानून की बात करें तो कानून व्यवस्था एक आदर्शवाद पर आधारित होनी चाहिए। कानून ज्यादा कठोर भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा लचीले भी नहीं होने चाहिए। समानता का भाव, तो जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसमें राजनीतिक दर्शन के आधार पर हमने ये स्पष्ट बात कही कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें हम भाषा धर्म को तवज्जो नहीं देंगे। धर्म आप जो चाहे अपना सकते हैं, भाषा आप जो चाहे अपना सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव हमारे देश में संभव नहीं होगा और वास्तव में ये होना भी चाहिए। 22 भाषा तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है संविधान में। यदि ऐसी व्यवस्था हम लोग बांटने की करते तो इतने टुकड़े देश में होते जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि धर्म आधारित स्वतंत्रता दी गई है तो उसके पीछे यही उद्देश्य है कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुयायी बन सकें, अपने धर्म का विकास कर सकें, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इससे समानता का भाव देश में आता है, आदर्शवाद का भाव देश में आता है। संविधान में इसीलिए समानता का भाव जोड़ा गया है। प्रमुख अवधारणाएं, तो देश का जब संविधान का राजनीतिक दर्शन देखते हैं तो इसमें ये महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी नहीं नकारा जा सकता। इसमें पहला है राइट्स, अधिकार। हमें पता है हमें 7 अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले हैं। इसमें पहला अधिकार समानता का, स्वतंत्रता का, और फिर इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का और संपत्ति का अधिकार। ये 7 मूल अधिकार आपके मेन संविधान में थे 1950 वाले में। फिर 1978 44वां संविधान संशोधन में 7वां आपका अधिकार हटा दिया गया और वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। और इसे क्या बना दिया गया?
300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये क्या है, कानून के तहत दिया जाएगा, आपका राइट्स ये नहीं बचा एक तरीके से। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, केवल भारत की ही नागरिकता आपको मिलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता आपको मिलती है, राज्य की अलग, केंद्र की अलग। तो नागरिकता जैसे आदर्शों को भी हम लोग नहीं नकार सकते। लोकतंत्र आप जानते ही हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। इब्राहिम लिंकन साहब ने ये परिभाषा दी थी, प्रसिद्ध परिभाषा, 10th क्लास में डिटेल से आपने ये चीजें पढ़ी हैं। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी सिक्योरिटी सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। अगर हम लोकतंत्र का आधार देखें या लोकतंत्र का बेस देखें या अल्पसंख्यकों का बेस देखें तो वो क्या है, डेमोक्रेसी ही है। क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो सुरक्षा देने का भाव है वो लोकतंत्र के अलावा कहीं नजर नहीं आता। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के विशेष शिक्षा के अधिकार हमारे यहाँ दिए गए हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा की बात हमारे यहाँ की गई है। तो अल्पसंख्यकों की सिक्योरिटी की बात केवल लोकतंत्र में की जाती है, हमारे संविधान में बहुत से की गई है। उनका ये मानना था कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। संविधान के बुनियादी आदर्श, अब हमने ये बात कर ही ली कि वास्तव में किसी भी संविधान को केवल आदर्श पर आधारित नहीं होना चाहिए, लेकिन आदर्श ना हो ऐसा भी संभव नहीं होना चाहिए। अगर हम फाउंडेशन की बात करें, अगर हम नींव की बात करें किसी भी चीज की, तो वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, वो आदर्शवाद पर आधारित होनी चाहिए, और वो आदर्शवाद इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उनको नकारा नहीं जा सके। तो बुनियादी आदर्श भी संविधान में होना बहुत जरूरी है, और राजनीतिक दर्शन के तहत हमने बुनियादी आदर्श भारत के संविधान में जोड़े हैं। सैद्धांतिक आदर्श, अब हमारे यहाँ सैद्धांतिक आदर्शों की बात भी कही गई है। ये सैद्धांतिक आदर्श कैसे हैं, किसी भी सिस्टम में सिद्धांत क्या होता है ये आपको देखना चाहिए। विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत पर आधारित होता है। 2 और 2 4 यहाँ जोड़ लें, अमेरिका जोड़ लें, ब्रिटेन, कहीं भी जोड़े, हमेशा 4 होंगे। सिद्धांत का मतलब क्या है, उस फॉर्मूले को कहीं भी आप अप्लाई करें, रिजल्ट्स कभी परिवर्तनीय नहीं होंगे। सिद्धांतिक बात होती है, जैसे H2O का फंक्शन हम रखेंगे तो जल हमेशा बने ही बनेगा, तो सैद्धांतिक व्यवस्था कहलाती है। किसी भी फॉर्मेट में हम उसे सिद्ध करें वो उसके रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। तो सैद्धांतिक आदर्श का मतलब क्या है, एक ही प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें हम लोग जो देश संविधान की व्याख्या यदि करें तो व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है, सैद्धांतिक आदर्श का मतलब कि जब भी हम सिद्धांतों की व्याख्या करें तो वो स्पष्ट नजर आनी चाहिए, और जब उन्हें तथ्यों पर तोलें, मूल्यों पर तोलें या उनके सबूत अगर हम देखें तो वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आनी चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि जिस प्रकार विज्ञान में किसी बात को साबित किया जा सकता है उसमें अंतर नहीं आता है, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। इसमें शासन व्यवस्था की कसौटी पर संविधान सही उतरे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सारी व्यवस्था कर ली हमने, सिद्धांत अपना लिए, व्याख्या कर ली, आदर्श अपना लिए, परंपरा, मान्यताएं, विश्वास, मूल्य, इट इज एवरीथिंग पॉसिबल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब मान्य है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है संविधान के लिए वो है शासन का नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से चलना। और वो कब होगा, जब संविधान इस प्रकार से हो जो शासन के अनुकूल हो, शासन को सपोर्ट करने वाला संविधान हो। ऐसा नहीं कि शासन को ही बाध्य कर दे, शासन चल ही नहीं पाए, व्यवस्थाएं चल ही नहीं पाए, सिस्टम को ही बैन कर दे, ऐसा संविधान काम का नहीं होता है। तो संविधान के राजनीतिक दर्शन निम्न आधार पर जोड़े गए हैं।